गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम शुरू करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बिना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म को नहीं समझ सकते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के लिए हमारी जीओसी है जो ऑर्गेनिक के फाउंडेशन को तैयार करती है। जैसे इनऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले इनऑर्गेनिक की जब शुरुआत करते हैं तो हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग। आप केमिकल बॉन्डिंग को GIC भी कह सकते हैं, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस तरह अगर आपकी केमिकल बॉन्डिंग की कंसेप्ट अगर बिल्कुल क्लियर है तो आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक उसमें उसका दोनों एप्लीकेशन बहुत यूज आता है। हमें और केमिस्ट्री में मेनली पढ़ना ही होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, कहाँ बॉन्ड टूटेगा, कहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा, कौन से बॉन्ड वीक हैं, कौन से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप बॉन्ड बनाना, बॉन्ड घुमाना सीख गए तो आप केमिस्ट्री सीख चुके हैं। इसलिए हम ऑर्गेनिक में शुरू करेंगे GOC। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, GOC शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि GOC को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। दरअसल 2 पार्ट में ही इसको पढ़ा जाता है और इसमें 2 इफेक्ट काम करते हैं। एक होता है प्राइमरी इफेक्ट, एक होता है सेकेंडरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट एंड सेकेंडरी इफेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है प्राइमरी मतलब ये मेजर होगा, और जहाँ ये प्राइमरी इफेक्ट से हमारा काम नहीं चलेगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेकेंडरी इफेक्ट का। तो प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है और सेकेंडरी इफेक्ट क्या होता है, तो जब भी हम केमिस्ट्री में या GOC में जब पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे प्राइमरी इफेक्ट। अच्छा, ये अप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि हमें जब तक ये पता नहीं होगा कि कोई एसिड है तो कितना उसका स्ट्रेंथ है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई बेस है तो कौन सा वीक बेस है। तो अगर हम वीक स्ट्रॉन्ग नहीं पता कर पाएंगे तो फिर हम कुछ कौन सा स्टेबल बन रहा है, कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा रिएक्टिव है, कौन सा अनरिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, ये सब पता करना होगा। इसी सब को चेक करने के लिए हम प्राइमरी और सेकेंडरी इफेक्ट पढ़ते हैं। कहीं भी हम सबसे पहले यूज करेंगे प्राइमरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट के अंदर हम 2 चीज़ पढ़ेंगे और जैसे मैं आपको एक सिस्टम में बता रहा हूँ वैसे आप यूज करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको कभी भी GOC में दिक्कत नहीं आएगी, और एक बार GOC की फाउंडेशन रेडी हो गई तो आपको ऑर्गेनिक में भी फिर दिक्कत नहीं आने वाली है। प्राइमरी इफेक्ट में एक पढ़ते हैं हम साइज, मैं 1 बाय 1 सबको क्लियर करूँगा। और फिर पढ़ते हैं हम, पहले साइज देख लिया और फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये प्राइमरी इफेक्ट में 2 चीज़ें आती है, साइज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। साइज कहाँ देखते हैं? साइज, अच्छा इसको हम डिटेल करते हैं। साइज हम देखते हैं अलोंग ग्रुप, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं अलोंग पीरियड। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको अभी 1 सेकेंड में बताता हूं। सेकेंडरी इफेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं? आपने जितना भी पढ़ा होगा अभी तक, जैसे कि हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, आपने सुना होगा, बहुत बार पढ़ते होंगे एरोमेटिसिटी। इतना ही नहीं, एंड सो ऑन, बहुत सारे इफेक्ट हैं इसमें। हाइपर कंजुगेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया, और फील्ड इफेक्ट आपने सुना होगा। तो बहुत सारे इफेक्ट हैं, हम 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे। तो अभी हम सबसे पहले बताते हैं कि हम यूज़ कैसे करना है और क्या यूज़ करना है। जैसे मैंने आपसे पूछा, अगर मैं आपसे कोई 2 सवाल पूछ दूं कि आप ये बताओ, जैसे चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सबसे बेसिक, सबसे बेहतर समझने के लिए। चलिए मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और फ्लोरीन माइनस। आप इसमें बताएं कि बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें और इसको रीजन बताएं। तो देखिए दिक्कत क्या आएगी कि हमें अभी कंसेप्ट का नहीं पता है कि हमें क्या कंसेप्ट यूज करना है। तो इसके लिए हम आपको रूल बता देते हैं। जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो सबसे पहले देखेंगे कि कभी भी कंपैरिजन जो होती है वो एक कंपैरिजन एक सिस्टम में होती है।
आपसे कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आप फ्लोरीन का कंपेयर आप किसी भी आइटम सल्फर से कर दीजिए। मतलब एक सीरियल में होगा, या तो वो अलोंग पीरियड जाएंगे या तो वो अलोंग ग्रुप जाएंगे, तो आपको ऐसे कंपेयर करनी होगी, ठीक है। आपको एट रैंडम कंपेयर हम नहीं कर सकते। एट रैंडम कंपेयर करने के लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हमें वो पता होना चाहिए कि पीके वैल्यू क्या होता है, क्योंकि एसिड और बेस का स्ट्रेंथ की कंपैरिजन हम पीके वैल्यू के ही बेस पे कर सकते हैं। तो हमारे जो सवाल आएंगे वो हमारे एक सिस्टम में आएंगे। तो जैसे आपसे पूछा गया कि इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा कोई सवाल है जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो, कौन सा चीज़ स्टेबल हो, मैं आपसे पूछूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप हमेशा 4 चीज़ों का ध्यान कीजिए, पी, क्यू, आर, एस, और फिर आप टेस्ट पास कर जाएंगे। अगर आपने ये 4 सवाल का आंसर कर लिया तो आप टेस्ट पास कर गए। अब ये 4 सवाल क्या है ये मैं बताता हूँ। पी मतलब होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब जैसे आप पढ़े होंगे कि इंटरमीडिएट जो है, जो इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उसका प्रोडक्ट मेजर होगा या माइनर होगा, तो प्रोडक्टिविटी में हम मेजर और माइनर को पढ़ते हैं। क्यू मतलब होता है क्वालिटी। क्यू मतलब होता है क्वालिटी। क्वालिटी जैसे अभी आपसे पूछा कि हमने क्वालिटी बताओ कि इसमें कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, ये जब तक आप नहीं जानेंगे, जब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी। उस समय मैं बताऊंगा कि जैसे मानिए कि कोई कंपाउंड में कोई बेस डाला गया, तो ये पता करना होगा ना कि कौन सा एच जाएगा, तो कौन सा एच जाएगा तो जो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जब तक हम कंपैरिजन नहीं सीखेंगे तब तक समझ नहीं सकते हैं। जैसे आर, आर मतलब होता है रिएक्टिविटी, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी भी इसी समझेंगे। फिर आता है स्टेबिलिटी। अगर आप ये चारों चीज़ समझ गए फिर आप इसी वैसे इसलिए मैंने याद किया पी क्यू आर एस, मतलब आप पी क्यू आर एस 4 समझें तो आप टेस्ट क्वालिफाई करिए। जैसे इसमें सवाल आ सकता है कि आप इसमें बताओ कि क्वालिटी बताओ। क्वालिटी मतलब स्ट्रॉन्ग कौन सा है, अभी आप मैंने आपसे पूछा ना कि इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है, जो स्ट्रॉन्ग होगा। फिर रिएक्टिविटी बताओ, कौन सा मोर रिएक्टिव होगा। फिर मैं आपसे पूछ सकता हूँ स्टेबिलिटी बताओ, कौन सा मोर स्टेबल होगा। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि जब भी अलोंग पीरियड अगर कोई सवाल है, मैंने आपको ऊपर बताया होगा कि जब भी आपको अलोंग द पीरियड कंपेयर करना है, अलोंग द पीरियड, तो हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं। क्या मतलब मेरा, अब आपसे जैसे पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ा मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बढ़ी। जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ी तो प्रोटॉन ने अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, मतलब उसका नेचर हो जाता है कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो हमने सब पे इलेक्ट्रॉन डाला, सब पे हमने माइनस चार्ज निगेटिव चार्ज बनाया, तो किसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन रखने की, फ्लोरीन की, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इस पर फ्लोरीन अपने पे इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इसका मतलब फ्लोरीन ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है। तो यही बात है हमारी आ गई क्वालिटी, रिएक्टिविटी। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो फिर ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो जब रिएक्ट नहीं करेगा तो ये सबसे कम, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर ये और ये सबसे कम स्टेबल। अगर ये सबसे कम स्टेबल है मतलब अगर किसी चीज़ की स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी कम है इसका मतलब वो रिएक्टिव ज़्यादा है, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है उतना कम स्टेबल होता है। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी हो गई, रिएक्टिविटी कम हो गई। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर पी क्यू और आर एक डायरेक्शन में है तो हमारा एस अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कहने का मतलब क्या कि प्रोडक्टिविटी, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, तो प्रोडक्टिविटी मेरी अगर मेजर जा रही है, क्वालिटी स्ट्रॉन्ग बेस है, मैं क्वालिटी की बात करूँ तो यही स्ट्रॉन्ग है। रिएक्टिविटी अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो रिएक्ट भी यही करेगा। तो मतलब अगर हम आपको ऐसा ट्रेंड ऑर्डर करने को सेट कर दें कि आप ऑर्डर सेट करके बताओ मुझे, एक मिनट मैं स्लाइड चेंज कर लूँ। मुझे इरेज करना पड़ेगा।
तो हमने क्या पूछा था आपसे, हम लोग कहाँ थे अभी, कि PQRS। तो जैसे हमने आपसे पूछा CS2 माइनस CS3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और फ्लोरीन निगेटिव, हम इन चारों की कंपेयर कर रहे थे। तो जब हम इस चारों की कंपेयर कर रहे थे तो हमने आपसे क्या पूछा कि PQRS आप सवाल पूछो। तो आप ये देखो, अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है, मतलब ये स्टेबल होते जा रहा है, मतलब हम बेसिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन कर रहे हैं। बेसिक स्ट्रेंथ अगर इधर जा रहे हैं तो फिर हमारी स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब इधर अगर जाएंगे, अगर कोई चीज़ स्टेबल हो गया तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई हमारी, और यहाँ स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। अगर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई तो फिर अगर जब कोई चीज़ रिएक्ट ही नहीं करेगा तो प्रोडक्ट भी, इसकी प्रोडक्टिविटी जो होगी, मतलब जो प्रोडक्ट बनाएगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब मेजर ये माइनर प्रोडक्ट बनाने लगेगा तो प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो गई, रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो गई। और मैंने आपको क्या बताया था, PQRS, मैंने P बता दिया, Q मतलब क्वालिटी भी क्या हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई, यहाँ रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई, और क्वालिटी भी डिक्रीज हो गई। क्वालिटी दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो गया। तो हम क्या याद रखेंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ R, P और Q ये तीनों एक साथ चलता है और Q अलग चलता है, S स्टेबिलिटी। तो मतलब P, Q और R अगर इधर इंक्रीज हो रहा है, S उल्टा जाएगा, S इधर इंक्रीज होगा, तो ये हमारा अपोजिट चलता है। जैसे मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन कर दूं, अच्छा अगर अलोंग, ये तो हमने अलोंग पीरियड पढ़ लिया, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अलोंग पीरियड जब जाते हैं, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, तो हमारा साइज जो है, साइज भी डिक्रीज करता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है। और हमने आपको बताया था कि जब हम प्राइमरी इफेक्ट देखते हैं, प्राइमरी इफेक्ट पढ़ते हैं, तो इसमें हम दो चीज़ पढ़ते हैं, इसमें हम साइज के बारे में भी पढ़ते हैं और इसमें हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में भी पढ़ते हैं। इसमें साइज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में पढ़ते हैं। तो अलोंग द पीरियड में तो दोनों चीज़ हो रहा है, लेकिन हमने आपको बताया कि अलोंग द पीरियड ये होता है मेजर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है मेजर रोल प्ले करता है, और साइज जो है वो माइनर रोल प्ले करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आप अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, तो अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, तो अगर मानिए अगर हमने आपसे कंपेयर किया था सेकेंड पीरियड का, अगर मैंने आपसे कंपेयर किया सेकेंड पीरियड का, तो सेकेंड पीरियड में जो सेल होते हैं वो तो केवल 2s और 2p ही रहते हैं ना, सेल की चेंज तो होती नहीं है। लेकिन अगर हम पीरियड चेंज कर दें, जैसे अगर सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, अगर हम अलोंग द ग्रुप ऐसे जाने लगें, तो हमारा यहाँ पे अगर सेकेंड ऑर्बिटल है, यहाँ थर्ड हो गया, यहाँ फोर्थ, यहाँ ऑर्बिट चेंज होने लगा, एक एक सेल बढ़ने लगा, तो सेल बढ़ने लगा मतलब साइज बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होगा, मतलब 2 का हो जाएगा 3, ऐसे साइज बढ़ते जाएगा, क्योंकि एक एक नए सेल ऐड ऑन होते गए हैं। लेकिन अगर हम पीरियड की बात करें तो सारे सेल एक ही हैं, 2s 2p। ये आप बॉन्डिंग में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन अलग होता है, जैसे अगर आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें, आप क्वांटम में इस चीज़ को पढ़ेंगे कि आपसे सवाल आता है कि H+ या Li लिथियम +2, इनमें अगर एनर्जी ऑर्डर अरेंज करना हो, तो जैसे लिथियम हो गया, तो ये तो लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सेकेंड पीरियड का हो गया ना, ये तो सेकेंड पीरियड का आएगा, तो इसमें 2s भी आएगा और 2p आएगा। तो आपसे पूछता है एनर्जी 2s 2p की क्या हो गई, तो आप हमेशा आप पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि 2s और 2p की एनर्जी सेम है, 2s और 2p की एनर्जी यहाँ पे सेम है। क्यों सेम है?
क्योंकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और ये जो पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन होता है ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ, मैं आपको जियोसिस से फिर आपको मैं उधर डेविएट कर दे रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ते हैं, जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ेंगे तो हमारे पास दो इफेक्ट आगे निकल के आते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन एंड शिल्डिंग। और पेनिट्रेशन और शिल्डिंग के वजह से ही हमारा जो होता है डीजेनरेसी का लॉस होता है, लॉस ऑफ डीजेनरेसी, लॉस ऑफ डीजेनरेसी ऑफ सब सेल। मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम में आप कह सकते हैं कि P और S की एनर्जी इक्वल होती है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं सोडियम में 3P और 3S की एनर्जी, तो ये सेम नहीं होती है, क्योंकि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए और ये एक 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ। और ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की प्रॉपर्टी है पेनिट्रेशन एंड शिल्डिंग। तो हम कहाँ थे? तो हम आपको ये बता रहे थे कि जब हम एलोंग पीरियड की बात करते हैं तो एलोंग पीरियड में मेरा ऑर्बिट चेंज नहीं होता है, सेल चेंज नहीं होता है। सेल चेंज नहीं होता है इसलिए जो साइज है वो माइनर चेंज होता है। तो साइज का जो इफेक्ट है ये माइनर होता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का इफेक्ट यहां पे मेजर रोल प्ले करता है। बट जब आप एलोंग ग्रुप जाते हैं तो यहां पे साइज का मेजर रोल हो जाता है। साइज का जो इफेक्ट होता है ये मेजर होता है, क्योंकि यहां पीरियड ही, यहां मतलब एक सेल ही चेंज हो रही है और यहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का इफेक्ट जो होता है वो माइनर होता है। इसलिए जब आपको, जैसे अब मैंने आपसे पूछ दिया कि ऑक्सीजन O- और सल्फर माइनस, इसमें कौन स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा या फिर कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो आप कहेंगे कि अलोंग द पीरियड जा रहे हैं। तो जब हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखें, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा कि न्यूक्लियोफाइल और बेस, न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, ये दो डिफरेंट चीज़ होते हैं, सेम चीज़ नहीं होता है। आप जब मैं आपको एमओटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सिग्मा, ये पाई, नॉन बॉन्डिंग, यहाँ होती है एनर्जी पाई स्टार की और यहाँ एनर्जी होती है सिग्मा स्टार की, ये एनर्जी बढ़ती है। तो न्यूक्लियोफाइल हमारे एंटी बॉन्डिंग, चलो मैं अभी इस चीज़ को भी मैं छोड़ता हूँ। अभी हम बेसिक की बात करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या बताया था कि जो भी एनायन होता है ये क्या बेस की तरह काम करेगा। तो अब अलोंग दी ग्रुप की बात हो गई, तो ग्रुप में हमने क्या बताया कि साइज पे देखते हैं, साइज देखते हैं। अब आप बताओ कि कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, स्टेबिलिटी का फैक्टर, स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? तो स्टेबिलिटी का जो पहला रूल होता है वो यही कहता है कि रूल फर्स्ट जो होता है वो कहता है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल आर मोस्ट स्टेबल। मतलब मॉलिक्यूल हमेशा चाहता है कि वो न्यूट्रल हो जाए, वो न्यूट्रल नहीं होता है, पोलैरिटी डिफरेंस आती है, इसीलिए हमारे मॉलिक्यूल में कोई भी रिएक्शन होता है। इसीलिए आप ऑर्गेनिक में पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि कभी भी RX बॉन्ड होता है, हेलाइड बॉन्ड होता है, ये चाहता है टूट जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पोलैरिटी है, यहाँ डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस है, यहाँ चार्ज है, वो चाहता है ये चार्ज खत्म हो जाए। और कोई भी मॉलिक्यूल चाहता है CC बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, क्योंकि यहाँ पोलैरिटी डिफरेंस जीरो होगा, EN डिफरेंस जीरो होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसलिए पहला रूल यही होता है कि मॉलिक्यूल चाहता है वो न्यूट्रल रहे। तो न्यूट्रल रहे तो आप एक बात बताइए कि मैं आपको ये एक एटम हुआ यहाँ तो, और एक ये एटम हुआ, हमने दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी डाला और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डिस्पर्स होता है, घूमते रहता है। तो अब एक बात बताइए, अगर हम किसी इंस्टेंट की बात करें, किसी एक इंस्टेंट की बात करें, कोई एक इक्वल पोर्शन उठा लें, इतना पोर्शन इसमें भी कट करें और इतना पोर्शन इसमें भी कट करें, तो हम क्या जानेंगे कि ये छोटा है, ये डेंस हो जाएगा,
तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डेंस हुआ, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स कर गया। डिस्पर्स कर गया मतलब न्यूट्रलाइज हो गया। जैसे मैं आपको बात करूँ कि 100 रुपये को 10 आदमी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक आदमी को 10 मिला। अब 10 में कुछ कर सकते हैं, वैल्यू है, लेकिन अगर मैं यही 100 रुपये को 1000 लोगों में कह दूँ डिस्ट्रीब्यूट करो, तो एक लोगों को कितना मिला, बहुत कम मिलेगा। पता नहीं कितना मिलेगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन बहुत कम मिलेगा। तो फिर ये नेग्लिजिबल के बराबर हो गया। ये आप दो या ना दो, कोई फायदा नहीं हुआ। उसी तरह अगर आप बड़े एटम पे एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो ये इतना डिस्पर्स हो जाता है कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल के बराबर हो जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें कौन स्टेबल है? तो मैंने आपको प्राइमरी इफेक्ट तो बताया ही, यहाँ मैं उस प्राइमरी इफेक्ट को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि फर्दर आपको सोचना ना पड़े। अब देखिए, अगर मैं एटम की साइज की बात करूँ तो फ्लोरीन अगर इतना बड़ा है तो क्लोरीन एक पीरियड बढ़ गया, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ब्रोमीन थोड़ा और बड़ा होगा, और आयोडीन सबसे बड़ा हो जाएगा। हमने सब पे डाला एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन, इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन, इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन और इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिस्पर्स होगा। तो डिस्पर्स होगा तो इस पर तो नेग्लिजिबल डिस्पर्स होगा ना, तो ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल के बराबर हुआ। तो अभी और अब में पहला रूल क्या था, मॉलिक्यूल क्या चाहता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल आर मोस्ट स्टेबल। तो मॉलिक्यूल क्या चाहता है कि वो न्यूट्रल हो जाए। तो आयोडीन ऑलमोस्ट न्यूट्रल के बराबर है, तो आयोडीन स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा। और मैंने आपको इससे पहले बताया था कि PQR अगर एक डायरेक्शन में जाता है तो S दूसरे डायरेक्शन में जाता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मतलब ये अगर ज़्यादा स्टेबल है, मतलब अगर स्टेबिलिटी की ऑर्डर ये है, ये अगर स्टेबिलिटी की ऑर्डर है, अगर यहाँ स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एक मिनट थोड़ा इरेज कर लूँ। अगर ये मेरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो आप आंख बंद करके ऐसे कर सकते हैं कि P, Q और R इस ऑर्डर में होगा। मतलब प्रोडक्टिविटी, मतलब मेजर प्रोडक्ट ये बनाएगा, क्वालिटी ये स्ट्रांग होगा। अगर ये स्टेबल हो गया, मतलब कोई चीज़ स्टेबल हो गई मतलब वीक हो गई, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। और जब कोई चीज़ रिएक्ट ही नहीं करेगा तो फिर उसकी क्वालिटी कम हो गई, मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये बेटर क्वालिटी का है, इसकी क्वालिटी बेटर हो गई। और क्वालिटी बेटर मतलब हमारे यहाँ क्वालिटी का क्या मतलब, हमारे यहाँ क्वालिटी का मतलब है बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया तो मतलब हमने क्वालिटी देख लिया, और बेस अच्छा है तो प्रोडक्ट भी मेजर देगा और रिएक्टिव भी ज़्यादा होगा। तो इससे हम आप समझ सकते हैं कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत लोग आप में से बहुत लोग गलत करेंगे, जैसे ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी मैंने एक बेस लिया OH-, यहाँ भी मैंने बेस लिया OH-, या छोड़िए इस एग्जांपल को हटिए, अभी ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं थोड़ा ये कर देता हूँ, एग्जांपल को आसान कर देता हूँ। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इस मॉलिक्यूल में मैंने एक डाला बेस OH-। बेस का क्या काम करता है, ये एक बेस है। बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके क्या होता है, एनायन बनाता है। जब भी हम किसी मॉलिक्यूल पे बेस डालते हैं तो एक एनायन का फॉर्मेशन होता है। अब आपसे मेरा यही सवाल है कि आप ये बताएं, ये बेस जो है वो कहाँ से H लेके जाएगा, ये किसका H एब्स्ट्रैक्ट करेगा? इसमें से 90% लोग ये गलती करेंगे, वो या तो वो यहाँ से H लेके जाएंगे या तो वो यहाँ से H लेके जाएंगे। चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ से H लेके गया, और एक पॉसिबिलिटी है यहाँ से H लेके जाने की, दोनों में पॉसिबिलिटी बनाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि प्राइमरी इफेक्ट का क्या रोल है। एक बार वो यहाँ से H लेके गया और एक बार वो यहाँ से H लेके गया।
मैंने कार्बन ज़्यादा बना दिया, फिर से करता हूँ। जिन्होंने मेरे कंसेप्ट को ध्यान दिया होगा वो इसको समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये दो पॉसिबिलिटी है। बहुत लोग क्या सोच रहे होंगे कि ये एनायन स्टेबल है, मैं आगे सेकेंडरी इफेक्ट में पढ़ाऊंगा, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। अरे बहुत लोग इसको मेजोमेरिक बोलते हैं, इसको मेजोमेरिक समझे आप। मेजोमेरिक, ये हुआ मेजोमेरिक इफेक्ट, मतलब CO ने इस इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज किया, इस एनायन को, और यहाँ पे हुआ O-, इसको यहाँ कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रही है। तो लोग कहेंगे कि ये ज़्यादा, ये जो बेस है इसमें एसिडिक H ये हुआ। मतलब मेरा सवाल था कि एसिडिक H कौन सा है, एसिडिक हाइड्रोजन को आप टिक करो, ये है या ये है। तो लोग क्या कर देंगे, लोग देखेंगे कि ये इफेक्ट लगा दो क्योंकि यहाँ पे एनायन स्टेबल है ड्यू टू मेजोमेरिक, यहाँ तो कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं, तो ये हो गया मेरा मोर स्टेबल। और यहीं पे वो गलती कर बैठेंगे और कुछ नहीं होगा। आप देखते होंगे आपके, अगर आपने MS चौहान सॉल्व किया होगा या कभी देखा होगा JEE का क्वेश्चन, नेट का क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन, कुछ नहीं होता है। रिएक्टेंट दिया रहता है, हम एसिड लेते हैं, बेस लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, सारा एक ही होता है। हमको बस एक बार समझना है केमिस्ट्री को कि कोई चीज़ PQRS कैसा है, कौन एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि अब क्वेश्चन यहीं से चेंज हो जाएगा। यहाँ OH लिया, एक स्टेप में ये OH ले लिया, दूसरे स्टेप में कुछ और रिएजेंट ले लेगा। तो जब पहला स्टेप ही गलत करेंगे तो प्रोडक्ट तो गलत आएगा ही। अब लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे एनायन स्टेबल है ड्यू टू मेजोमेरिक इफेक्ट, यहाँ कोई स्टेबिलिटी ही नहीं मिली है तो ये लेस स्टेबल है। तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप प्राइमरी इफेक्ट देखें। प्राइमरी इफेक्ट क्या कहता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और साइज दोनों सेम पीरियड के हैं, ये भी एक सेकेंड पीरियड का, ये भी सेम पीरियड। तो जब पीरियड जब सेम हो गया तो हमें क्या देखनी होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा हुई, ऑक्सीजन की कि कार्बन की, ऑक्सीजन की। तो एनायन किस पे स्टेबल हुआ, ऑक्सीजन पे। और अगर ये स्टेबल एनायन बना, मतलब ये अपना H लूज अगर कर दे रहा है तो ये एनायन स्टेबल बन रहा है। तो ये चाहेगा ना कि हम H को लूज करें, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल बन जाएगा। तो प्रोडक्ट तो स्टेबल बनना चाहता है, यहाँ बेस डाले, बेस ने H लेके गया, तो बेस H लेके गया तो जो हमारा प्रोडक्ट बना वो स्टेबल होना चाहिए, तभी तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो ये यहाँ प्राइमरी इफेक्ट का रोल होगा। और ये आती है सेकेंडरी इफेक्ट में। जब सेकेंडरी इफेक्ट पढ़ेंगे तो हम इसको देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने पढ़ा कि GOC जब हमको देखना होगा तो GOC में जब भी हम स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे हमें दो इफेक्ट को ध्यान रखना है। एक इफेक्ट को बोलते हैं प्राइमरी इफेक्ट, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट में क्या देखते हैं, प्राइमरी इफेक्ट में हम देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और सेकेंडरी और एक देखते हैं साइज। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहाँ देखते हैं, इसको देखते हैं अलोंग द पीरियड। इसको कहाँ देखते हैं, अलोंग ग्रुप। और सेकेंडरी इफेक्ट में हमारे बहुत से इफेक्ट आते हैं, जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दिया था मैंने, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें और हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस, इसमें हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी, मेसोमेरिक, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। अच्छा, नाम से आपको पता चल रहा है कि प्राइमरी मतलब ये मेजर है, पहले इसको अप्लाई करेंगे तब सेकेंडरी इफेक्ट। जब प्राइमरी इफेक्ट काम नहीं करेगा तब तो सेकेंडरी इफेक्ट पे जाएंगे। तो प्राइमरी इफेक्ट हमने देखा, प्राइमरी इफेक्ट कहाँ लगाते हैं वो समझा। हमने एक एग्जाम्पल भी कंपेयर किया कि अगर ऐसा कोई सवाल है और हमने बेस डाल दिया तो बेस यहाँ से H क्यों लेके गया, क्या रीज़न है, हमने रीज़न एक्सप्लेन किया प्राइमरी इफेक्ट के बेसिस पे। तो आज हमने क्या सीखा, हमने GOC का एक इफेक्ट सीखा कि प्राइमरी इफेक्ट कहाँ लगाते हैं, और हमने ये भी कंपेयर किया था कि ये सवाल हमने देखा। दूसरा हमने समझा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
हमने सब पे एक निगेटिव लगाया, हमने इसमें देखा कि कौन स्ट्रॉन्ग, इसमें भी हमने बेसिक स्ट्रेंथ का कंपेयर किया और हम समझे कि इसमें P, Q, R और S इनका अप्लाई कैसे करेंगे। अगर हम ये सब अच्छे से समझने लगें तो हमारे लिए कितना आसान होगी। अगर यहाँ आप आगे चल के पढ़ेंगे ऐसे एल्डोल रिएक्शन होगा, एल्डोल होगा, क्यों एलिमिनेशन होता है, क्यों एडिशन होता है, सारा का जवाब मिलेगा इस PQRS से। तो हमने आज प्राइमरी इफेक्ट को समझा। इस समझने से कुछ नहीं होगा जब तक हम इसका एप्लीकेशन नहीं पढ़ेंगे। एप्लीकेशन मतलब इसका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे कैसे अप्लाई हो रहा है, कहाँ अप्लाई करना है, तब हमारा जाके टॉपिक क्लियर होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम प्राइमरी इफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम शुरू करेंगे अपना सेकेंडरी इफेक्ट। ठीक है, थैंक यू। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इस तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा केमिस्ट्री सीखना। ओके, थैंक यू।